हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कुलम्ब्स लॉ पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज कि चार्जेज अगर पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो क्या इंटरेक्शन रहता है। अगर दो चार्जेज हैं और पॉजिटिव हैं तो ये जो चार्जेज है ये इसको रिपेल करेगा इस साइड, और ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इस साइड। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्स लगाएगा इस पे इस साइड लगाएगा, और ये जो चार्ज है इस पॉजिटिव पे इस साइड लगाएगा। तो अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेज हैं तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेज हैं तो रिपल्सन होगा। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को। और अगर अपोजिट पोलैरिटी का है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज। तो आइए हम लोग कुलम्ब्स लॉ जानते हैं, आज पढ़ते हैं। तो कुलम्ब्स लॉ होता क्या है? एक कुलम्ब साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर दो चार्जेज जो Q1 और Q2 है, मैं यहाँ पे सेम पोलैरिटी ले रहा हूँ, दो चार्जेज जिन पे चार्जेज प्लस Q1 और प्लस Q2 है, और ये अगर कुछ सम डिस्टेंस डेट इज आर से सेपरेटेड हैं, तो ये चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पे जो एक बात और, यहाँ पे जो चार्जेज का बात हो रहा है ये पॉइंट चार्ज होगा, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। दिस इज अ पॉइंट चार्ज के बारे में बात होगा। तो देखेंगे जब दो चार्जेज अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, यहाँ पे ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेज। और ये पहला हो गया, पहला पॉइंट। और जो ये चार्जेज हैं इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेज। तो ये कुलम्ब्स ने बोला था, जो साइंटिस्ट थे कुलम्ब, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था और ये पाया था कि ऐसा होता है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो क्या होता है? कुलम्ब्स लॉ क्या होता है? द फोर्स exerted by one charge on another charge separated by distance r is directly proportional to multiplication of their charges and inversely proportional to square of distance between these charges. That is a Coulomb's law. अब अगर इसको कंबाइन करेंगे, आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका कुलम्ब्स लॉ है। और जो भी ये फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा एक दूसरे के द्वारा, डेट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेज। मतलब ये जो फोर्स होगा, अगर ये जो लाइन है, ये जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, तो अलोंग दिस लाइन ये फोर्स का वेक्टर ग्रुप होगा। मतलब फोर्स जो होगा डायरेक्शन उसका, वो अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दीज चार्जेज होगा। जो भी ये चार्जेस जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं इस लाइन के थ्रू, तो इसी लाइन पे ये फोर्स आपके लगेंगे। तो ये था कुलम्ब्स लॉ। तो ये आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है आप वो वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फोर्स होता है के को आप क्या लिख सकते हैं? के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है
दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर चार्जेज फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखे हैं, तो उस पे कुछ वैल्यू चार्जेज के लगेंगे, जो कि होगा फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये चार्जेज किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं, किसी दूसरे मीडियम में रखा गया है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा? तो आपका फोर्स वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो भी पिक्चर में आएगा इसमें। तो जो एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलिए इसको। तो ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको ऑयल में रख देते हैं, लेट अस सपोज दो चार्जेज को ऑयल में रख देते हैं, तो आपका जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो आपका के चेंज हो जाएगा। जब के चेंज हो जाएगा तो आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। तो जो कुलम्ब्स लॉ बोलता है, तो उसमें जो फोर्स रहता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है वो हमेशा आपका लोअर होता है, हमेशा लोअर होता है अगर कोई दूसरा मीडियम का परमिटिविटी देखेंगे तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर ज्यादा होगा, लेट अस सपोज ये चार्जेज आप ऑयल में रखे हैं, तो अगर ये वैल्यू अगर आपका ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, तो के आपका क्या हो जाएगा? आपका के क्या हो जाएगा? के कम हो जाएगा। तो जब के कम हो जाएगा, आपका के कम हो जाएगा, तो आपका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर आपका मीडियम चेंज है, इसमें कुछ अदर मीडियम में, तो वो जो फोर्सेज डेवलप होगा दो चार्जेज के बीच में, तो वो आपका कम हो जाएगा। तो ये बात समझने का है इसमें। और यहाँ पे जो के का वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है के का, वो होता है आपका 9 इंटू 10⁹9। अगर यूनिट देखना है तो सिंपल न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट याद करने का आपको जरूरत नहीं है, ये यूनिट आपको याद करने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। ये जैसे फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, यहाँ से के का यूनिट निकालना है, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर गया, आर का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई ये चार्जेज का मल्टीप्लीकेशन। एक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब वैसे ही अगर देखा जाए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए इसका भी यूनिट देखिए आप, सिंपल के का रेसिप्रोकल हो जाएगा, के का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है फ्री स्पेस में, या बोलिए वैक्यूम में। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग स्केलर का बात किए, अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे फोर्स का। अब बात करते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि फोर्स जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है। अभी हम लोग स्केलर उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे उसका डायरेक्शन का, प्लस मैग्नीट्यूड। ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है वर्टिकल में, जेड एक्सिस। यहाँ पे दो चार्जेज रखे हैं, वन इज Q1, अदर इज Q2, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, डेट इज अ पोजीशन वेक्टर। ये हो गया आपका R1, ये आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, डेट इज R2। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर मतलब कि ओरिजिन से आपका चार्ज जो Q1 है वो किस पोजीशन पे है, उसको डिनोट करने के लिए
हम लोग एक वेक्टर का हेल्प लिए हैं जिसको R1 बोल रहे हैं, तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी को लोकेट करने के लिए हम लोग को पोजीशन वेक्टर का जरूरत पड़ता है। तो R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स। और अब देखिए, अब आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि हम लोग इसको मान रहे हैं कि ये जो चार्जेज हैं Q1 और Q2 ये पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो Q1 चार्ज लगाएगा Q2 पे वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लाइन। कूलम्ब्स लॉ बोलता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दी चार्जेज, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 के थ्रू, डेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज Q2 फोर्स 2 मतलब F2 बाई द चार्ज 1 F21। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे F21 से। द फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q2, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया आपका F21। वैसे ही Q2 भी चार्ज लगाएगा Q1 पे इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। अब देखिए, अब अगर हम लोग, ये R2 है आपका, ये R1 है, तो हम लोग को जाना है पोजीशन R1 से R2। पोजीशन R1 से R2 अगर ऐसे जाएंगे, पोजीशन R1 से R2, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा इसको हम लोग डिनोट करेंगे R1 से R2 जा रहे हैं, मतलब 1 से 2 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये वेक्टर ग्रुप। और अगर हम लोग 2 से 1 के साइड जाएंगे, 2 से 1 के साइड, तो ये हो जाएगा आपका R2 से 2 सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज पे जा रहे हैं, तो R21, ये डायरेक्शन के लिए। ये देखिए, समझ गए आप? जो R12 है वो है आपका फर्स्ट पोजीशन से हम लोग जा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, तो इनिशियल क्या है, फर्स्ट है, तो R1 आ गया। फाइनल पोजीशन क्या है, सेकंड चार्ज जो R2 है, तो 2 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली ये हो जाएगा, अगर आप सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे R21। तो अगर आप देखेंगे, हम लोग फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 देखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज 1 डेट इज अब Q1 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2, वो हम लोग अब डेराइव करेंगे। तो अगर इसको वेक्टर ग्रुप से दिखाएं तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका क्वांटिटी आ जाएगा K Q1 Q2 भाई। अब यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस आएगा, देखिए फोर्स 1 2 किधर है, इस डायरेक्शन में है। ये मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन का वेक्टर ग्रुप आएगा ये वाला। देखिए ये वाला, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर ग्रुप आएगा, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, ऐसे मान लीजिए इसको। K Q1 Q2 जो फोर्स रहेगा ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, वो फोर्स 1 2 है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो जो वेक्टर ग्रुप आएगा ये R21 वाला आएगा, क्योंकि R21 भी तो इसी डायरेक्शन में है ना। तो K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में R21 में, तो R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज। अब अगर ये देखेंगे R21 क्या होता है, यहाँ पे R21 जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, R21 वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर, जो भी वेक्टर रहेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही अगर यूनिट वेक्टर का आप निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डिवाइडेड बाई
यूनिट वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ऐसे ही अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखेंगे तो वो हो जाएगा, अब देखिए फोर्स ऑन 2 मतलब चार्ज 2 पे 1 के थ्रू कितना फोर्स लगा जाए, वो आउटवर्ड में लग रहा है, आउटवर्ड में लग रहा है, तो इधर का डायरेक्शन इधर है फोर्स का। तो जो इसका वेक्टर ड्राइंग है कौन सा लेंगे, इसमें वेक्टर वेक्टर वाला कौन सा डायरेक्शन लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा r12, क्योंकि r12 आपका इस पॉइंट से इधर है, इस डायरेक्शन में। तो अगर ये देखेंगे इसका फॉर्मूला, तो k q1 q2 बाई r12 हो जाएगा, r12 का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को आप यूनिट वेक्टर से, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और अगर ये निकालना है आपको, ये निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो r12 आपका क्या हो जाएगा, r12 यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो r12 वेक्टर है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12। तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया आपका वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि जो भी फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हो गया इसका ये। अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म का, और एडवांस मेथड, और इसका एडवांस मेथड देखेंगे हम लोग। लेट अस सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और इसको मान लीजिए ये चार्ज Q2 है, तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है। अगर इसका आप डायरेक्शन देखने का कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन अगर आप लोग अगर देखेंगे, ये डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है Q1 से Q2 की तरफ जो जा रहा है, उसका हम लोग डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, ये R2 हो गया फाइनल माइनस R1 इनिशियल, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R2 माइनस R1। और अगर Q1 के डायरेक्शन में आप देखेंगे, Q1 के डायरेक्शन में तो आपको इधर से इधर मूव करना पड़ेगा, इधर से इधर मूव करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं, ये R1 हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, इधर से आप इधर जा रहे हैं तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो R1 माइनस R2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब अगर फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई मॉड, ये मॉड है, ये मैं मॉड पकड़ रहा हूँ, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई मॉड स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो आपको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं ये चार्ज देखूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 will be your this one and will be along this direction. Force on charge 1 due to 2, that is force on charge Q1 due to Q2। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर इंटू, अब यूनिट वेक्टर देखना है आप लोग को, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, इस साइड है इसका डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम लोग इस साइड में देख रहे हैं, इस साइड में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो K Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 बाई इसका मॉड लिख सकते हैं, ये हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो K
Q1 Q2 बाई मॉड को क्या लिख सकते हैं, मॉड को क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का मॉड स्क्वायर इंटू, ये मॉड है ना, ये जो R है यही डिस्टेंस है, ये R यही डिस्टेंस है, तो R जो ये डिस्टेंस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का मॉड, R1 माइनस R2 का जो मॉड है, R1 माइनस R2 का जो मॉड है वो R मॉड के इक्वल है, R मॉड के इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R मॉड को, ये स्क्वायर हो गया, तो ये R1 माइनस R2 वेक्टर, तो जो मॉड R है आपका, मॉड R वो है क्या है, मॉड R क्या है, मॉड R R1 माइनस R2 के मॉड के इक्वल ही है ना, मतलब R1 माइनस R2 का जो मॉड है वो R के मॉड के इक्वल है, मॉड मतलब उसका स्केलर पार्ट, मैग्नीट्यूड उसका, तो K Q1 Q2 बाई मॉड R को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R स्क्वायर को मॉड करके स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब R1 माइनस R2 हो गया, इधर ये मॉड है एक और R1 माइनस R2, सिंपल दिस वन, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 विल बी K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये भी एक वेक्टोरियल फॉर्म है फोर्स का, कोलंबियन फोर्स का, ये भी एक वेक्टोरियल फॉर्म है कोलंबियन फोर्स का। सिमिलरली अगर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 देखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 देखेंगे अगर आप, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1, तो ये K Q1 Q2 बाई मॉड क्या हो जाएगा आपका, R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। ये एक और फॉर्म है वेक्टोरियल का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस क्या होते हैं कूलम्ब्स लॉ के, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला लिमिटेशन होता है कि चार्जेज एक्सटेंडेड में नहीं होना चाहिए, मींस चार्जेज शुड बी पॉइंट चार्ज, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। जो चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, जैसे ये पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं होना चाहिए, अगर एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होंगे तो उसमें कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। जैसे ये एक सरफेस है, इस पे चार्जेज हैं प्लस क्यू, तो ये एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हो गया, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट, तभी ये कूलम्ब्स लॉ उस पर एप्लीकेबल रहेगा। तो एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज नहीं होने चाहिए, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि चार्जेज शुड बी एट रेस्ट, चार्जेज शुड बी एट रेस्ट, मतलब चार्जेज को मोशन में नहीं होना चाहिए। मोशन मतलब कोई भी हो, चाहे विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से हो या विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, चार्जेज को मोशन में नहीं होना चाहिए, चार्जेज को रेस्ट में होना चाहिए, दोनों चार्जेज को रेस्ट में होना चाहिए, दोनों चार्जेज को रेस्ट में होना चाहिए, तभी आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। एक बात और कि अगर एक चार्ज आपका रेस्ट में है, एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा चार्ज मोशन में है, तब आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा, तब आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा उस पे। यहाँ पे बात हो रहा है कि दोनों चार्जेजों को मोशन में नहीं होना चाहिए, जो दो चार्जेज हैं जिस पे फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों चार्जेज मोशन में नहीं होने चाहिए।
चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी हो, वो मोशन में नहीं होने चाहिए। अगर एक चार्ज रेस्ट में है, एक चार्ज मोशन में है, तब आपका कूलम्ब्स लॉ उस पर अप्लीकेबल रहेगा। ये आपका लिमिटेशंस है। तो आज हम लोग ने देखा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ का बेसिक। तो अगर इसको समराइज करूं मैं, तो अगर इसको डिफिनीशन एक दूं, मैं डिफाइन करूं कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ, व्हेन टू चार्जेज separated by a distance r, so the force exerted by one charge to another charge will be directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between that two charges। ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। चलिए आज हम लोग अभी एक बार थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी स्केलर क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूला से आपको अगर याद है तो एक और मिलता जुलता फोर्स है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो होता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो आपका R यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज। यहाँ पे R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेज। तो ये आपको सेम फॉर्मूला लग रहा होगा, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि जो K होता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज आर प्लेस्ड। चार्जेज आर प्लेस्ड। तो इसका मतलब अगर K चेंज हो रहा है तो आपका फोर्स चेंज होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेज आर प्लेस्ड। जबकि जो यहाँ पे G होता है, G दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि आपका जो कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इस पे काफी न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में। और आगे की वीडियो में मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसके बारे में। थैंक यू।